स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये चैप्टर पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नींव है, उसका फाउंडेशन है। तो इसके हर कॉन्सेप्ट को ना बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलें शुरू करें। अच्छा सोचो जरा, कभी ऐसा हुआ है कि आप कार का डोर हैंडल छूने गए हो और जिज एक हल्का सा शॉक लगा? या सर्दियों में जब स्वेटर उतारते हो तो एक छट छट की आवाज आती है। कभी कभी अंधेरे में तो हल्की सी चिंगारी भी दिखती है ना? इन सब छोटी छोटी पर सुपर इंटरेस्टिंग चीजों के पीछे ना एक ही हीरो है और उसका नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, स्थिर वैद्युत। तो आज हम इसी छुपे हुए साइंस को आसान भाषा में समझेंगे। तो आज की क्लास का हमारा सफर कैसा रहेगा, लेट्स सी। सबसे पहले हम आखिर समझेंगे कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आवेश है क्या चीज। फिर हम देखेंगे कि अलग अलग मटेरियल्स कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स इस चार्ज के साथ कैसे डील करते हैं। उसके बाद हम दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है ना, उसे नापेंगे कूलम्स लॉ से। और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझेंगे और हाँ, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को एकदम आखिर में रिवाइज कर लेंगे ताकि सब कुछ दिमाग में फिट हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी सवाल से। ये विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर है क्या? देखो, ये मैटर की यानी पदार्थ की एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके बिना आगे की पूरी फिजिक्स अधूरी है। इसे ऐसे समझो जैसे हर चीज का एक मास होता है, एक वजन होता है जिसकी वजह से ग्रेविटी उसको खींचती है, राइट? बिल्कुल वैसे ही मैटर के जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, उनमें एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, एक और गुण होता है। इसी को हम कहते हैं चार्ज। और इसी चार्ज की वजह से वो एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा पाते हैं। सिंपल, मास से ग्रेविटी, चार्ज से इलेक्ट्रिक फोर्स। गॉट इट? अच्छा, तो ये चार्जेस बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। अब ये बनते कैसे हैं? सिंपल सा फंडा है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन्स खो देता है, चले जाओ बोल देता है, तो उसमें प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं और बूम, वो बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। जैसे जब कांच की रॉड को सिल्क से रगड़ते हैं। और इसका उल्टा, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ले आ जाओ बोल दे, तो वो बन जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक की रॉड को फर से रगड़ने पर सिंपल इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना है सारा खेल। तो ठीक है, अब जब ये चार्जेस आमने सामने आते हैं तो होता क्या है? यहाँ पे ना एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही फेमस नियम काम करता है। सेम रिपेल्स, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। मतलब दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को देखते ही बोलेंगे दूर हटो, वो रिपेल करते हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज सामने आ गए तो वो हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये समझ लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गोल्डन रूल है, इसको भूलना नहीं। यहाँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। जब हम दो चीजों को रगड़ते हैं ना, तो कोई नया चार्ज पैदा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि चार्ज हवा से बन गया। चार्ज सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से कूदकर दूसरे पर चले जाते हैं, बस इतना ही। इसीलिए किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ना बनता है ना नष्ट होता है, सिर्फ ट्रांसफर होता है। अब आती है चार्ज की एक और बड़ी ही अजीब पर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, जिसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में, चार्ज आपको हर किसी वैल्यू में नहीं मिल सकता। नहीं, यह हमेशा एक सबसे छोटी यूनिट के पैकेट्स में मिलता है। एक एग्जाम्पल से समझो। क्लास में या तो 10 स्टूडेंट्स होंगे या 11, कभी 10.5 स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, राइट? बिल्कुल वैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पर आधा इलेक्ट्रॉन या 2.7 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं हो सकता, हमेशा पूरे नंबर में होगा। इसीलिए फॉर्मूला है Q = N × E, जहां N हमेशा एक इंटीजर, एक पूरा नंबर होगा, 1 2 3 आगे तक। और ये रहा वो चार्ज का सबसे छोटा पैकेट, द बेसिक यूनिट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज। और इसकी वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम्स। सोचो जरा, 10 के आगे -19, कितनी छोटी वैल्यू है ये। कूलम बाय द वे चार्ज की एसआई यूनिट है। और हाँ, ये वैल्यू, ई की वैल्यू, इसको तो बिल्कुल दिमाग में प्रिंट कर लो, हर न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
चार्ज के बारे में हमने काफी कुछ जान लिया, पर सवाल ये है कि क्या हर मटेरियल चार्ज को एक ही तरह से ट्रीट करता है? क्या सबके लिए चार्ज का बिहेवियर सेम है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसी बेसिस पर हम मटेरियल्स को दो मेन कैटेगरीज में बांटते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। इस टेबल से ना इनका फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। देखो, कंडक्टर्स यानी चालक, जैसे कि लोहा, कॉपर या इवन हमारा शरीर, ये चार्ज को कहते हैं आओ वेलकम, आराम से पास हो जाओ। ये चार्ज को बहने का रास्ता देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आराम से घूम फिर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है इंसुलेटर्स, यानी विद्युत रोधी, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कांच। ये चार्ज के पक्के दुश्मन हैं। ये कहते हैं नो एंट्री। ये चार्ज को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन्स अपने आटम से इतनी मजबूती से बंधे होते हैं कि हिल ही नहीं पाते। इसलिए कंडक्टर पर चार्ज डालो तो पूरी सरफेस पर फैल जाता है, और इंसुलेटर पर जहां रखा बस वहीं का वहीं टिक जाता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, ठीक है? पर कितनी ताकत से? ये जो फोर्स है ये कितना स्ट्रांग होता है? इस सुपर इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब दिया एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था कूलम, और उनके लॉ को ही हम कहते हैं कूलम्स लॉ। ये इस चैप्टर का मैं कहूंगी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कूलम ने बताया कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब वो कितने बड़े हैं। जितने ज्यादा चार्ज की वैल्यू उतना ही ज्यादा फोर्स, सिंपल। और नंबर 2, उनके बीच की दूरी, जितनी ज्यादा दूरी उतना कमजोर फोर्स। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, ये फोर्स दूरी के स्क्वायर के हिसाब से कम होता है। यानी अगर आपने दूरी डबल कर दी तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। और इसी पूरे लॉ को हम इस छोटे से पर पावरफुल फॉर्मूला में लिख सकते हैं, F = K × Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ F हमारा फोर्स है, Q1 और Q2 दोनों चार्जेस की वैल्यू है, R उनके बीच का डिस्टेंस है, और K एक कांस्टेंट है, एक स्पेशल नंबर है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। ये फॉर्मूला दोस्तों आपके सारे न्यूमेरिकल्स का बेस है, इसे अच्छे से समझ लो। और उस कांस्टेंट K की वैल्यू वो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हाँ, थोड़ी लंबी यूनिट है, पर वैल्यू याद रखना जरूरी है। इसको भी E की वैल्यू की तरह बिल्कुल याद कर लेना है। सारे कैलकुलेशंस में ये काम आने वाला है। ओके, अब एक और मजेदार सवाल। दो चार्जेस बिना एक दूसरे को टच किए, बिना छुए फोर्स कैसे लगा लेते हैं? बीच में तो कुछ है ही नहीं। अजीब है ना? इसका जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझो कि हर चार्ज अपने चारों तरफ एक असर का दायरा बना लेता है, एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, जैसे किसी डॉन का इलाका होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम टेक्निकली कैसे डिफाइन करें? सोचो, ये किसी चार्ज के आसपास के स्पेस की प्रॉपर्टी है। मतलब उस इलाके में, उस फील्ड में अगर हम किसी भी पॉइंट पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लाकर रखें, तो ये फील्ड उस टेस्ट चार्ज को बताएगा कि भाई तुम पर इतना फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में लगेगा। बेसिकली ये फील्ड एक फोर्स मैप की तरह है जो स्पेस में हर जगह मौजूद है। और इस कॉन्सेप्ट को हम फॉर्मूला में ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E = फोर्स F डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज Q। और इसकी यूनिट भी फॉर्मूला से ही निकल आती है, बहुत सिंपल है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की कूलम, तो यूनिट क्या बन गई? न्यूटन्स पर कूलम या N/C। सो E = F/Q। ये फॉर्मूला हमें फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है कि वो इलाका कितना पावरफुल है। तो चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक काम करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमने अभी तक सीखे हैं ना, उनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रेडी? आज हमने 3 मेन फॉर्मूलाज देखे। सबसे पहला Q = Ne। ये क्या बताता है? कि चार्ज पैकेट्स में होता है, क्वांटाइज्ड होता है। दूसरा, कूलम्स लॉ, F = K × Q1 × Q2 अपॉन R²। ये दो चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है। और तीसरा, E = F/Q। ये उस फोर्स को फील्ड के कॉन्सेप्ट से जोड़ता है। ये तीनों फॉर्मूलाज इस चैप्टर की जान है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, थोड़ा सोचना इसके बारे में। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटी से, सुनो, ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा ताकतवर है, तो फिर हमें अपनी डेली लाइफ में ग्रेविटी ही क्यों फील होती है? हम इलेक्ट्रिक फोर्स से चीजों को इधर उधर उड़ते हुए क्यों नहीं देखते? सोचना इस पर।
चलो, अगर ये सारी बातें हेल्पफुल लगी हों तो इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज जरूर करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।